Good evening, students. Welcome to Shoaib Masood Tutorial, Aligarh's #1 commerce channel, and you are watching English Grammar Series. So far, in this series, we have covered nouns, pronouns, determiners, adjectives, adverbs, and preposition. And we are going to continue the prepositions. So this lecture is preposition part 2. In first lecture, we discussed what prepositions are, why are they used, and some simple prepositions. And today we are going to discuss some remaining simple prepositions and some compound ones and some phrasal prepositions as well. So as I discussed earlier, that preposition is one of the most important topic of your entrance examination. So I would like to request you all to please pay attention and make sure to practice whatever I am teaching. So let's start with first preposition of today, which is off. तो अब हम बात करेंगे कि off कहाँ या कौन सी situations में use होता है. तो पहली situation जो है वो कब होता है off use? To denote belonging. जब कोई चीज़ किसी को belong करती है या कोई इंसान किसी को belong करता है तो वो चीज़ दिखाने के लिए हम sentence में off का use करते हैं. For example, he is a friend of mine. वो मेरा दोस्त है. तो यहाँ पे belonging या possession show किया गया है कि वो मेरा दोस्त है. तो यहाँ पे mine यानी आपकी बात हो रही है, आप भी noun है. यहाँ आपके friend की बात हो रही है, वो भी एक noun है. तो इन दोनों nouns का आपस में relation show हो रहा है of के साथ, यानी एक belonging या possession दिखाया जा रहा है. That is why of is used. तो ऐसे कोई भी sentence या situation आपको एग्जाम में मिलती है जहाँ पे कोई possession show हो रहा हो तो वहाँ पे कौन सी preposition आएगी? वहाँ पे of as a preposition use होगा. Second example देखिए, he spoke in favor of the motion. उसने motion के favor में बोला, यानी कि किसी topic के favor में बोला. जैसे कि कोई डिबेट होती है तो हम किसी टॉपिक के फेवर में बोलते हैं. सेम इज द केस हियर. तो अब देखिए यहाँ पे भी बिलोंगिंग या पोजेशन है. यहाँ बात हो रही है मोशन या टॉपिक के फेवर की, यानी कि किसी टॉपिक के फेवर की. तो वो दोनों चीज आपस में बिलोंग करती हैं क्योंकि किस चीज का फेवर है? मोशन का फेवर है. ऐसे ही और भी काफी सारी चीज आपस में बिलोंग करती हैं तो उनमें भी ऑफ का यूज होता है, जैसे कि यहाँ हुआ है. और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि लिड ऑफ द बॉटल. तो बॉटल का जो ढक्कन है वो किसको बिलोंग करता है? बॉटल को बिलोंग करता है. तो इसलिए यहाँ पे भी ऑफ का यूज होगा. इस तरह की जो भी चीज जो एक दूसरे को आपस में बिलोंग करती हैं तो वो बिलोंगिंग या पोजेशन दिखाने के लिए ऑफ इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन. और क्या यूज होता है ऑफ का? टू डिनोट अबाउट, यानी जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में किसी को बता रहे हैं, अबाउट शो करने के लिए भी आप ऑफ का यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव हर्ड ऑफ सच प्लेसेस बिफोर, यानी कि हमने ऐसी जगह के बारे में पहले भी सुना है. तो यहाँ पे बारे में बात हो रही है यानी अबाउट. तो अबाउट को शो करने के लिए ऑफ का इस्तेमाल यहाँ किया गया है कि किसी जगहों के बारे में बात हो रही है, बताया जा रहा है कि हाँ हमने ऐसी जगह के बारे में सुना है पहले. तो वो चीज यानी बारे में अबाउट को दिखाने के लिए ऑफ का यूज हुआ है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. शी हैज टोल्ड मी ऑफ हर ट्रिप टू यूरोप. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने मुझे अपनी यूरोप की ट्रिप के बारे में बताया. तो अबाउट अगेन यहाँ पे अबाउट को डिनोट किया जा रहा है, यानी बारे में बताया. किस चीज के बारे में? ट्रिप के बारे में. इसलिए यहाँ लिखा है शी हैज टोल्ड मी ऑफ हर ट्रिप. ट्रिप के बारे में बताया. नेक्स्ट कंडीशन है टू इंडिकेट कॉज, यानी कि जब आप किसी चीज की वजह बताते हैं तब भी आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि शी डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी उनकी डेथ हुई ट्यूबरकुलोसिस की वजह से. तो यहाँ पे देखिए कॉज बताया जा रहा है. डेथ की क्या वजह थी? ट्यूबरकुलोसिस, ये वजह थी. शी डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. तो इस तरह से जब भी किसी सेंटेंस में कॉज बताया जाएगा
तो हम ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट डिस्टेंस इन स्पेस एंड टाइम, यानी कि जब आप बताएंगे टाइम के बारे में, और टाइम के बारे में आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं, आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि आप किलोमीटर्स में डिस्टेंस बता दें। जब हम किसी को किलोमीटर्स में डिस्टेंस बताते हैं तो हम उसको एक अंदाज़ा कराते हैं कि इतनी देर में आप पहुंच जाएंगे। जैसे कि 15 किलोमीटर है तो आप कितनी देर में कवर कर सकते हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा। या 50 किलोमीटर्स है, कितनी देर में आप कवर कर सकते हैं, ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप बता रहे हैं टाइम के बारे में, स्पेस ऑफ टाइम के बारे में कि कितनी देर लगेगी। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। ही लिव्स इन द विलेज 15 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ मेरठ। वो रहता है एक गांव में जो कि नॉर्थ ऑफ मेरठ से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये हुआ है सेंटेंस का मतलब। अब यहाँ देखिए ऑफ क्या रोल प्ले कर रहा है। नॉर्थ ऑफ मेरठ, मेरठ का नॉर्थ, 15 किलोमीटर मेरठ के नॉर्थ से। तो ये बताया गया किलोमीटर्स में। तो जब किलोमीटर्स में बताया गया तो इससे हमें एक टाइम का अंदाजा हो जाता है कि 15 किलोमीटर कितनी देर में कवर हो जाएगा। कोई 20 मिनट में कवर कर लेगा या 30 मिनट में कवर कर लेगा, तो वो एक आइडिया आप दे रहे हैं टाइम का। तो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हुआ नॉर्थ ऑफ, यानी मेरठ का नॉर्थ, ये बताने के लिए। और साथ साथ हमने एक अंदाजा दे दिया कि कितनी देर में पहुंच सकते हैं या कितनी दूर वो रहता है, वो किलोमीटर्स से हुआ। तो ये आपस में एक कंबाइंड इफेक्ट दिया। यहाँ पे नॉर्थ ऑफ मेरठ, जब आप इस तरह से कोई और डायरेक्शन बताएंगे, कभी भी साउथ ऑफ मुंबई या नॉर्थ ऑफ मुंबई या कोई भी ऐसी जगह आप डिस्क्राइब करेंगे, तो आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। आपको एग्जाम में कोई भी और इस तरह की सिचुएशन दिखती है तो हमेशा आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। विद इन अ ईयर ऑफ हिज वाइफ्स डेथ ही रीमैरिड, यानी कि उसने अपनी वाइफ के डेथ के 1 साल के अंदर दूसरी शादी कर ली। ये हुआ इस सेंटेंस का मतलब। अब यहाँ पे देखिए फिर से टाइम की बात बताई जा रही है, टाइम का जिक्र हो रहा है, एक आइडिया दिया जा रहा है, तो इसलिए ऑफ का यूज हुआ है। जैसे कि ईयर ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, विद इन अ ईयर ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, यहाँ लिखा है कि वाइफ के डेथ के 1 साल के अंदर। तो ये जो ईयर है वो बिलोंग कर रहा है किसको? उस वाले साल को जब वाइफ की डेथ हुई थी, उस 1 साल के अंदर अंदर उसने दोबारा शादी कर ली। तो यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है, दैट इज वाई ऑफ इज यूज्ड। ऐसी जो भी सिचुएशन होगी तो आप उसमें ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओ डबल एफ ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया था ओ एफ ऑफ, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओ डबल एफ ऑफ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर यूजेस, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। ओ डबल एफ ऑफ यूज होता है टू डिनोट डाउन और अवे फ्रॉम, यानी जब किसी, जैसे आप नीचे गिर जाएं कहीं से, या कहीं से आप हट जाएं, या कहीं से आप दूर हो जाएं, या कोई चीज कहीं से दूर हो जाए, तो ये सारी बातें बताने के लिए ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से गिर गया, यानी कि गिरा होगा तो वो नीचे गिरा होगा, तो ये बताया जा रहा है कि वो गिर गया। अंडरस्टैंडेबल है कि वो नीचे गिर गया, तो उस सिचुएशन में ऑफ का यूज होगा। टेक दैट बुक ऑफ द शेल्फ, यानी कि वो बुक शेल्फ से हटा लो। तो हटाना है यानी कि अवे फ्रॉम, ये कंडीशन है, दूर ले जानी है। तो इस तरह की और भी जो भी सिचुएशंस होंगी तो वहां पे भी ऑफ का यूज होगा, जब आप कहीं से कोई चीज दूर ले जा रहे हैं। थर्ड देखिए, कीप ऑफ द फेंसेस, यानी कि फेंसेस से दूर हट जाओ। ये एक वार्निंग जो कि कई जगह आपने लिखी हुई भी देखी होगी, क्योंकि फेंसेस कभी कभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या उन पे इस तरह की वार्निंग लिखी होती हैं, तो उसका यही मतलब होता है कि आप वहां से दूर हट जाएं। कीप ऑफ द फेंसेस। तो इस तरह की जो भी आपको सिचुएशंस मिलें तो वहां पे आप ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे, ना कि ओ एफ ऑफ का। नेक्स्ट देखिए, अब आता है फॉर। फॉर कहाँ कहाँ यूज होता है? टू इंडिकेट द पर्सन इंटेंडेड टू रिसीव समथिंग, यानी कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो जो किसी को कुछ मिलने वाला हो, जैसे किसी को गिफ्ट मिलने वाला है तो कहते हैं दिस इज फॉर यू, या किसी को आपने कुछ दिया तो ये होगा कि दिस वन इज फॉर यू। तो इस तरह की चीज, जब कोई चीज किसी को बिलोंग करने वाली है या कोई कुछ रिसीव करने वाला है,
जैसे आपने इनवाइट रिसीव किया तो दिस इनवाइट इज फॉर यू, तो इस तरह की सिचुएशन में फॉर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, मतलब मेरे लिए एक चाय का कप बना दो, फॉर मी। तो यहाँ पे रिसीव जो करेगा टी को वो है आप, तो इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। रिसीव करने जा रहे हैं, आपके लिए होगा, इसलिए फॉर यूज होगा। ऑल दीज गिफ्ट्स आर फॉर यू, ये सारे गिफ्ट आपके लिए हैं, फॉर यू। तो अगेन यहाँ पे कोई चीज रिसीव होगी, आप कोई चीज पोजेस करेंगे, तो इसलिए फॉर आएगा। इस तरह की जो भी सिचुएशन होगी। नेक्स्ट सिचुएशन है टू इंडिकेट अ पर्पस, यानी कि जब किसी पर्पस के बारे में बात होगी, किसी पर्पस से आपने कुछ काम किया, जैसे कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो आपको वॉक पर जाना है, तो वो एक पर्पस है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हो रहा है। या लेट्स गो फॉर अ रन, या लेट्स गो फॉर डिनर, तो एक पर्पस है विच इज क्वाइट क्लियर, डायरेक्ट पर्पस स्टेट किया जा रहा है, तो आप फॉर का यूज करेंगे। ही हैज अप्लाइड फॉर अ लीव, यहाँ पे भी डायरेक्ट पर्पस है, लीव के लिए अप्लाई किया है, तो फॉर का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, टू डिनोट रिप्लेसमेंट, यानी जब किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस किया गया। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सचेंज्ड हर टेलीविजन फॉर अ न्यू वन, यानी उसने अपना पुराना टीवी बेचकर एक नया ले लिया, या पुराना टीवी से एक्सचेंज कर लिया, नया टीवी मिल गया उसको, एक्सचेंज ऑफर में कोई चीज ली उसने, तो फॉर आएगा वहां पे। या ऐसे कह सकते हैं, यू एक्सचेंज्ड योर बाइक फॉर अ न्यू वन, कोई आपको डील मिली, आपने अपनी पुरानी बाइक उसको दे दी और न्यू ले ली शोरूम से। इस तरह के ऑफर्स चलते रहते हैं, और इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स क्रॉकरी पे भी होते हैं। तो इस तरह की जो चीज होती है जहां पे एक्सचेंज क्लियर है, जब कोई पुरानी चीज देकर नई चीज ली जा रही है, देन फॉर यूज करेंगे आप वहां पर। नेक्स्ट है अबव, यानी कि ऊपर के लिए यूज होगा ये। अब कौन कौन सी सिचुएशन में यूज हो सकता है देखते हैं। टू डिनोट हायर देन, यानी जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर है, ऊपर के लेवल पर है। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर केम अबव आवर नीज, तो वाटर का जो लेवल था वो हमारे घुटनों से ऊपर आ गया, तो घुटनों से ऊपर आ रहा है, किसी एक लेवल से ऊपर बताया जा रहा है, तो इसलिए अबव का यूज हो रहा है कि घुटनों से ऊपर आ गया, अबव इज यूज्ड। इस तरह की कोई भी कंडीशन जब आप दिखाएंगे कि कोई चीज किसी चीज से ऊपर आ गई है, तब अबव का इस्तेमाल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी कि बादलों से ऊपर आ गया। यहाँ पे था नीज से ऊपर पानी आ गया, यहाँ पे प्लेन फ्लाई कर रहा है कहाँ पर, क्लाउड्स के ऊपर, तो इसलिए अबव का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। और देखते हैं कहाँ होता है अबव का इस्तेमाल। टू ग्रेटर इन नंबर, प्राइस, वेट, इस तरह की चीज जब आप दिखाएंगे जहाँ पे कोई चीज किसी से नंबर में ज्यादा है, कंपैरिजन है, या कोई चीज किसी से वेट में ज्यादा है, ये बताएंगे, तब भी अबव का यूज होगा। जैसे कि द टेम्परेचर हैज बीन अबव नॉर्मल टुडे, तो बताया जा रहा है कि टेम्परेचर आज और दिनों से ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है। तो नॉर्मल एक वो आप स्टैंडर्ड समझ लें, तो नॉर्मल से ज्यादा होना होगा तो अबव का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बताएंगे आप कि नॉर्मल से ज्यादा है तो आप अबव का इस्तेमाल करेंगे ऐसी सिचुएशन में। एप्लीकेशन मस्ट बी अबव द एज ऑफ 21, तो एप्लीकेशन के लिए जो एज है वो कितनी है, 21 से ज्यादा है, अबव द एज ऑफ 21। तो यहां पे भी एक स्टैंडर्ड लेवल बताया गया है 21, और उससे ज्यादा, अबव द लेवल। तो हायर देन या इस तरह की सिचुएशन जब कोई चीज किसी चीज से बड़ी होगी, ग्रेटर इन नंबर, वेट, तो उस तरह की सिचुएशन में अबव का इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं ओवर। टू डिनोट रेस्टिंग ऑन द सरफेस, पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग, जब कोई चीज किसी चीज पे रेस्ट कर रही है, किसी सरफेस पे, उसको
पार्टली यानी कि थोड़ा सा कवर कर रही है या पूरी तरह कवर कर रही है, तब आप ओवर का यूज करेंगे। जैसे कि शी स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल, तो उसने टेबल पर एक कपड़ा बिछा दिया, यानी कि टेबल के ऊपर बिछाया, तो टेबल को वो कवर कर रही है कंप्लीटली। टेबल क्लॉथ इज कवरिंग द टेबल। तो क्योंकि ऊपर बिछाया है सरफेस के ऊपर, तो ओवर द सरफेस आएगा, ओवर द सरफेस। शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग चाइल्ड, उसने सोते हुए बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डाला। तो अब ब्लैंकेट ऊपर डाला है तो उसको पार्टली या कंप्लीटली कवर कर रहा होगा, तो इसीलिए ओवर का यूज होगा। इस तरह की जो भी सिचुएशंस आपको मिले तो आप ओवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टू डिनोट इन और टू अ पोजिशन हायर देन बट नॉट टचिंग। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि कोई चीज किसी से ऊपर होगी, किसी दूसरी चीज के ऊपर होगी, लेकिन उसको टच नहीं करेगी। जैसे कि आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला आपके ऊपर होती है, आपके सर के ऊपर होती है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। तो इस तरह की जो भी सिचुएशन होगी वहां पे आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, उसने अपने सर के ऊपर अम्ब्रेला लिया हुआ था। तो यहां डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन पोजीशन में हायर है, तो ऐसी सिचुएशन में ओवर आएगा। द बैल्कनी जट्स आउट ओवर द स्ट्रीट, तो बैल्कनी जो है वो स्ट्रीट की तरफ निकल रही है। आपने देखा होगा कि बहुत से कंस्ट्रक्शन इस तरह के होते हैं जहां की बैल्कनीज जस्ट स्ट्रीट के ऊपर जा रही होती हैं, और बहुत सी जगह इसको इलीगल भी कंसीडर किया जाता है, जो रूल्स होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट स्ट्रीट के ऊपर आ रही होती हैं, तो उस चीज को बोलेंगे जट्स आउट, बाहर की तरफ निकल रही है। ओवर द स्ट्रीट्स, यानी कि वो स्ट्रीट के ऊपर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है स्ट्रीट के, सड़क नीचे है, उससे ऊपर है बैल्कनी का जो हिस्सा निकल रहा है, तो यहां पे ओवर आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, टू डिनोट सो एज टू क्रॉस समथिंग एंड बी ऑन द अदर साइड। ये वो सिचुएशन है जहां पे आप एक जगह से या तो दूसरी जगह जंप करके जाएंगे या क्रॉस करके जाएंगे, एक जगह से आप दूसरी जगह दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, तो वहां पे आप ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही जंप्ड ओवर द स्ट्रीम, यानी उसने स्ट्रीम के ऊपर से, बहते हुए पानी के ऊपर से जंप किया। तो उसने एक साइड से दूसरी तरफ जंप किया, तो यहां से यहां पहुंच गया, दैट मीन्स ओवर, वो एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गया। ओवर द स्ट्रीम, स्ट्रीम के ऊपर से उसने जंप किया, वो दूसरी साइड पहुंच गया, क्रॉस कर लिया उसको, यही पर्पस होगा। इस सिचुएशन में ओवर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखिए, द कैट क्लाइम्ड ओवर द गार्डन फेंस। अब देखिए यहां पे ये फेंस है, और कैट अगर यहां से कूद के इधर चली जाएगी फेंस की दूसरी तरफ, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर लिया उसने, जंप करके गई, और फेंस को उसने कूद के, छलांग लगा के क्रॉस किया है, तो ओवर द फेंस, ऊपर से गई है वो फेंस के, तो इस सिचुएशन में भी ओवर आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, टू डिनोट मोर देन, यानी जब कुछ ज्यादा होगा, कोई एक लेवल से ज्यादा होगा, इस तरह का कुछ बताएंगे आप, तो ओवर का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फील्ड, यानी उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 20 years से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ओवर 20 years, तो मोर देन बताया जा रहा है, यानी मोर देन 20 years, यहाँ एग्जैक्ट सेंस जो है वो मोर देन 20 years का है, मोर देन 20 years, दैट इज वाई ओवर इज यूज्ड। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, वी स्टेड इन मुंबई फॉर ओवर 15 days, यानी मोर देन 15 days, यहाँ अगेन मोर देन की सेंस में यूज किया गया है ओवर को। यहाँ पे मोर देन भी यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है, तो इसलिए ओवर आया है। मोर देन 15 days या ओवर 15 days एक ही बात है।
अब आते हैं बिलो पे। टू डिनोट एट अ लोअर पोजिशन या लेवल, जब हम किसी चीज की पोजीशन बताएंगे कि कोई चीज किसी के नीचे है, तब वर्ड बिलो का इस्तेमाल होता है एज अ प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, यानी इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है, यानी इस लाइन पे लिखना है या ऊपर लिखना है, तो बिलो दिस लाइन यानी इसके नीचे नहीं लिखना है, तो बिलो का इस्तेमाल हुआ। The temperature has gone below freezing point today. तो टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला गया, लोअर पोजीशन है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे, यहां अगेन लोअर पोजीशन का जिक्र हो रहा है, तो बिलो का इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द कांस्टेबल इज बिलो एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन रैंक। तो यहां बताया जा रहा है कि जो कांस्टेबल होता है वो सब इंस्पेक्टर से नीचे वाली रैंक या पोजीशन पे होता है, तो अगेन नीचे का लेवल या लोअर पोजीशन बताई जा रही है, तो बिलो का यूज होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अंडर। अंडर कहां कहां यूज होता है देखते हैं। टू डिनोट इन अ पोजीशन डायरेक्टली बिलो समथिंग, यानी कोई चीज किसी चीज से बिल्कुल नीचे है, डायरेक्टली बिलो है। जैसे कि द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट जो थी वो टेबल के नीचे थी, डायरेक्टली बिलो द टेबल थी, तो इस तरह की सिचुएशन में आप अंडर का यूज करेंगे। अ रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, तो जो रिवर है वो ब्रिज के डायरेक्टली अंडर है, ये रिवर जो है वो ब्रिज के डायरेक्टली अंडर है, पोजीशन में बिल्कुल नीचे है, तो इसलिए अंडर का यूज होगा। हैव यू लुक्ड फॉर द रिंग अंडर द बेड, तो आपने अंगूठी को बेड के नीचे देखा, यानी डायरेक्ट बेड के नीचे, तो इसलिए अंडर का यूज होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, टू डिनोट लेस देन, यानी जब कोई चीज किसी चीज से कम होगी, ये दिखाने के लिए। माई मंथली इनकम इज अंडर 40,000, मेरी जो मंथली इनकम है वो 40,000 से कम है, लेस देन बताया जा रहा है, यहाँ लेस देन बताने के लिए अंडर का इस्तेमाल हुआ कि 40,000 से कम है, उससे नीचे नीचे है। इट इज अंडर अ किलोमीटर फ्रॉम हियर टू रीच द स्टेशन, तो यहां से स्टेशन पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर से कम लगेगा, यानी लेस देन 1 किलोमीटर, तो लेस देन को अगेन यहाँ पे डिनोट किया गया है अंडर से। तो अब एक इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात यह है कि अंडर और बिलो का यूजेज काफी सिमिलर है, और अक्सर स्टूडेंट्स अंडर और बिलो के यूजेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है, या हम कैसे मेक आउट करेंगे डिफरेंस को, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए, इसको आप एक शेल्फ मान लें, एक बुक शेल्फ मान लें, शेल्फ में अलग अलग लेवल्स होते हैं, बड़ी बुक शेल्फ है जैसे, तो बुक शेल्फ में बुक्स रखी होंगी ऑब्वियसली, एक बुक आप यहां मान लें कि एक बुक इधर रखी है, यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हैं, कुछ यहाँ पे बुक रखी है, एक बुक रखी है, और एक बुक शेल्फ के नीचे रखी है। तो अब कहाँ अंडर आना चाहिए, कहाँ बिलो आना चाहिए जब हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, या कहाँ ऑन आना चाहिए। ऑन इन दोनों के यूजेज से अलग है। ऑन हम जब यूज करते हैं जब कोई चीज कहीं डायरेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रखी है, तो यहाँ कहाँ ऑन आना चाहिए, हमने ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन में डिस्कस किया था। ऑन आएगा जब आप बात कर रहे होंगे बुक के बारे में, जैसे कि जो डायरेक्टली सरफेस पे रखी हुई है, जैसे कि इसको आप मान लें, द बुक इज ऑन द शेल्फ, द बुक इज ऑन द शेल्फ। तो ऑन हो सकता है। आप इन बुक्स को भी ऐसे कह सकते हैं, द बुक्स आर ऑन द सेकेंड शेल्फ, लेकिन जब आपको फिर लगाना पड़ेगा सेकेंड शेल्फ पे हैं, तो ये आपके कहने के तरीके से फर्क पड़ेगा। अब अंडर और बिलो के बारे में बात करते हैं। जब हम इस बुक की बात करेंगे जो कि शेल्फ के नीचे है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बिलो द शेल्फ है, हम कहेंगे कि वो अंडर द शेल्फ है, वो शेल्फ के नीचे है। तो बिलो कब यूज होगा, बिलो जब यूज होगा जब अलग अलग लेवल्स या पोजीशन की बात हो रही होगी, जैसे कि ये एक लेवल है, दूसरा ये लेवल है शेल्फ का, तीसरा ये शेल्फ है, तो यहाँ लेवल्स हैं।
जैसे कि हम ये बोलें आई वॉन्ट द बुक विच इज बिलो फर्स्ट शेल्फ, जो फर्स्ट शेल्फ के बिलो है। फर्स्ट शेल्फ के बिलो कौन सी शेल्फ है? सेकेंड शेल्फ, यानी कि फर्स्ट शेल्फ के नीचे वाले लेवल या पोजीशन पे। तो मुझे वो बुक चाहिए जो बिलो फर्स्ट शेल्फ पे रखी है। बिलो फर्स्ट शेल्फ, सेकेंड हो सकता है डायरेक्टली बिलो फर्स्ट शेल्फ। तो ये बात हो रही है, तो हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पे जो है लेवल बताया गया है। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं आई वॉन्ट द बुक विच इज बिलो सेकेंड शेल्फ, तो सेकेंड शेल्फ के बिलो कौन सी है? थर्ड शेल्फ, और थर्ड शेल्फ पे ये बुक रखी है, तो ये ले लेंगे हम। अगेन लेवल्स की बात जब हो रही होगी, पोजीशंस की, इस तरह की डिफरेंट पोजीशंस या लेवल्स की, तो हम बिलो यूज करेंगे या बिलो को यूज करना प्रेफर करेंगे। लेकिन जब कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली बिलो या अंडर है, तो उस सिचुएशन में अंडर आता है। बिल्कुल शेल्फ के डायरेक्टली नीचे ये वाली किताब है, तो हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कोई लेवल नहीं बचता, डायरेक्ट शेल्फ के नीचे। जैसे कि बेड के नीचे अगर बुक हो, डायरेक्ट बेड के नीचे, देयर आर नो लेवल्स उस कंडीशन में। या कोई चीज टेबल के नीचे है, तो डायरेक्टली टेबल के नीचे है, टेबल के कोई लेवल तो होंगे नहीं, तो उस कंडीशन में अंडर आएगा। और जब हम ऐसी चीज को इनकाउंटर करेंगे जहां लेवल्स हो सकते हैं, तो वहां बिलो यूज करेंगे हम। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि अंडर कहां यूज करना है, बिलो कहां यूज करना है। अब आते हैं सिंस पे। सिंस को हम यूज करते हैं टाइम बताने के लिए कि कोई चीज कब से शुरू हुई थी, या कोई चीज आखिरी बार कब हुई थी, तब से अब तक नहीं हुई है। इस तरह से जब हम चीज को बताएंगे तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं कैसे। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट से कुछ नहीं खाया। सिंस ब्रेकफास्ट यानी कि जो लास्ट मील था वो कौन सा था? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद से कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट खाने के बाद से कुछ नहीं खाया। तो एक टाइम बताया जा रहा है इसमें कि आखिरी वक्त कब खाया था, ब्रेकफास्ट में खाया था, तब से कुछ नहीं खाया। तो जो लास्ट खाने की एक्टिविटी थी वो ब्रेकफास्ट में हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई, तो इसलिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम आप बता रहे हैं रफली कि आखिरी बार ब्रेकफास्ट में ही खाया था, तब से नहीं खाया। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट फ्राइडे, यानी यहाँ बताया जा रहा है कि आखिरी बार मैंने उसको फ्राइडे में देखा था, या मैं उसको फ्राइडे में मिला था। तो लास्ट फ्राइडे मिला था, उसके बाद से नहीं देखा। हैव नॉट सीन हिम सिंस व्हेन? लास्ट फ्राइडे। तो अगेन यहाँ पे एक टाइम का बताया गया है कि कब मिला था, लास्ट फ्राइडे मिला था, तब से नहीं मिला। तो वो एक्टिविटी तब से अब तक नहीं हुई है, आखिरी बार फ्राइडे में हुई थी। तो ऐसे जब हम बताते हैं कि कोई चीज आखिरी बार कब हुई थी और उसके बाद से अब तक नहीं हुई है, या अब हो गई है, तो तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज आखिरी बार कब हुई थी। थर्ड एग्जाम्पल है, शी हैज स्पोकन टू मी ओनली वंस सिंस बर्थडे पार्टी। तो उसने मुझसे बर्थडे पार्टी से एक ही बार बोला है। अब यहाँ बताया जा रहा है कब से बोला है, बर्थडे पार्टी से एक ही बार बोला है। अगेन यहाँ पे रफली एक टाइम दिया जा रहा है, स्पेस ऑफ टाइम बताया जा रहा है, कब से? बर्थडे पार्टी से एक ही बार बात की है। तो इसलिए सिंस आएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं टाइम का, और टाइम आप किस तरह से बता रहे हैं? बर्थडे पार्टी को एज अ रेफरेंस लेते हुए कि बर्थडे पार्टी से एक ही बार बात हुई है, तो इसलिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी जो भी आपको सिचुएशन मिलेगी वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। अब आते हैं फ्रॉम पे। फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज होता है? फ्रॉम यूज होता है टू इंडिकेट प्लेस और डायरेक्शन और टाइम एट विच समवन और समथिंग स्टार्ट्स। तो फ्रॉम यूज होगा जब कोई कहीं से चलेगा, चलना शुरू करेगा, या कोई काम शुरू करेगा, तो उसका आप टाइम बता रहे हैं, टाइम का एक अंदाजा दे रहे हैं। अगर एग्जैक्ट नहीं बता रहे तो एक अंदाजा दे रहे हैं कि कोई चीज कब शुरू हुई, कोई कहीं से कब निकला, कोई किसी ने कोई काम कब शुरू किया। तो ये वाली चीजें आप फ्रॉम से डिपिक्ट करेंगे। शी कम्स होम फ्रॉम वर्क एट 5:30। तो वो काम से घर कब आती है? 5:30, यानी वो काम से चलती होगी, 5:30 तक घर पहुंच जाती होगी। तो काम से चलती होगी, वो चीज स्टार्ट करती होगी। तो फ्रॉम वर्क, वर्क से आ रही है, कब तक आती है? 5:30 तक।
सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हैज द ट्रेन फ्रॉम कोलकाता अराइव्ड, यानी कोलकाता से जो ट्रेन थी वो आ गई है क्या, ये पूछा जा रहा है। अब फ्रॉम कोलकाता यानी कि वो कहाँ से आती है, उसका डायरेक्शन बताया जा रहा है। वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कोलकाता से। ये एक डायरेक्शन भी बता रहा है, ये भी बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कोलकाता से आ रही है, इसलिए फ्रॉम आएगा यहाँ पर। I lived in Delhi from 1999 to 2003. तो मैं दिल्ली में 1999 से 2003 तक रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रहना दिल्ली में कब स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम, स्टार्ट होने की बात है, इसलिए यहाँ फ्रॉम आएगा। फ्रॉम 1999 से 2003 तक, तो जो उसका एंड पॉइंट है वो 2 से डिनोट होगा। अगेन 2 इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा जब आप कुछ बताएंगे कि कोई कब चीज शुरू हुई और कब तक हुई, तो वहां फ्रॉम और टू दोनों चीजें यूज होंगी एज प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट वेयर सम पर्सन और थिंग बिलोंग्स। कोई कहां से बिलोंग करता है, कोई चीज या कोई पर्सन, कुछ भी जब हम डिनोट करेंगे कि कोई कहां से बिलोंग करता है, जैसे कि शी इज फ्रॉम कोलकाता, या आप कहें आई एम फ्रॉम अलीगढ़ या आई एम फ्रॉम इंडिया, तो आप बता रहे हैं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में हमेशा फ्रॉम एज अ प्रीपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ फेमस लाइन फ्रॉम द एल्केमिस्ट। ये लाइन फेमस बुक एल्केमिस्ट की है। एल्केमिस्ट एक बुक है बाय अ फेमस राइटर कॉल्ड पॉलो कोएल्हो। तो उसकी बुक की लाइन की बात हो रही है, तो बताया जा रहा है कि कहां से बिलोंग करती है लाइन, एल्केमिस्ट से बिलोंग करती है, फ्रॉम द एल्केमिस्ट। तो जहां पे भी आप इस तरह का बिलोंगिंग दिखाएंगे तो आप फ्रॉम का यूज करेंगे इस तरह की सिचुएशन में। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट लोअर लिमिट ऑफ नंबर्स, प्राइस एटसेट्रा। जब आप लोअर लिमिट बताएंगे किसी प्राइस की या नंबर की, जैसे कि आई राइट फ्रॉम 7 to 9 लेटर्स डेली, मैं 7 से 9 लेटर्स डेली लिखता हूं, तो लोअर लिमिट बताया जा रही है फ्रॉम के थ्रू। तो लोअर लिमिट क्या है, 7, इसलिए यहां फ्रॉम का यूज हो रहा है, और अपर लिमिट है 9, तो 2 का यूज हो रहा है इस केस में। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो फ्रॉम और टू दोनों एज प्रीपोजिशंस आप यूज करेंगे। सेकंड देखिए, द प्राइसेस ऑफ दिस टी शर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 135। तो इस टी शर्ट का प्राइस जो है वो 135 से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स लोअर लिमिट की यहाँ बात हो रही है, यानी कि इसके आगे और बढ़ जाएंगे प्राइस, तो इसलिए लोअर लिमिट 135 है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम एज अ प्रीपोजिशन यूज होगा। सेकेंड कंडीशन देखिए, टू इंडिकेट अ मटीरियल फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। जब कोई चीज किसी चीज से बनी है, ये बताने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दिस कॉटेज चीज इज मेड फ्रॉम फुल क्रीम मिल्क, यानी कि ये कॉटेज चीज दैट मीन्स पनीर किस चीज से बना है, फुल क्रीम मिल्क से। तो फ्रॉम मिल्क यानी मिल्क से बना है, फुल क्रीम मिल्क से, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा। टू इंडिकेट सेपरेशन और रिमूवल, यानी जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाएगी या रिमूव करती जाएगी या वहां से हट जाएगी जहां पे पहले थी, जैसे कि somebody has stolen money from my purse, यानी कि किसी ने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए, तो रिमूव कर दिए गए पैसे कहां से, पर्स से, हट गए, सेपरेट हो गए, फ्रॉम माई पर्स। तो इस तरह की कंडीशन में भी फ्रॉम का इस्तेमाल होगा। अब आते हैं अंटिल पे। अंटिल कहां यूज होता है, टू डिनोट एंड ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कि जब कोई टाइम पीरियड के एंड होने के बारे में आप बताएंगे कि कोई चीज कब तक खत्म हो रही है या कोई चीज कब तक होनी है या कब तक हुई थी, एंड ऑफ टाइम पीरियड बताएंगे अंटिल के थ्रू। जैसे कि शी कंटिन्यूड टू गेट अ सैलरी अंटिल द एंड ऑफ मार्च, यानी उसको सैलरी कब तक मिली, एंड ऑफ मार्च तक। अंटिल, तो यहाँ पे एक टाइम बताया गया, वो है एंड ऑफ मार्च, कब तक मिली, एंड ऑफ मार्च तक, तो वो चीज बताने के लिए, टाइम बताने के लिए अंटिल का इस्तेमाल हुआ है जब आप एंड ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड डिस्क्राइब करेंगे। I was employed by a manufacturing company until 1999. मैं एम्प्लॉयड था एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, कब तक, 1999 तक।
तो यहाँ पे until का यूज हुआ ये बताने के लिए कि कब तक एम्प्लॉयड था वो, 1999 तक। एंड ऑफ टाइम पीरियड बताया जा रहा है यहाँ पर भी। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यू विल जस्ट हैव टू वेट अंटिल दे कॉल योर नेम। आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो आपका नाम नहीं बुलाते। तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइम पीरियड नहीं दिया गया, लेकिन ये बताया गया कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा, जब तक आपका नाम नहीं बुलाते तब तक। एक आइडिया दिया जा रहा है, तब तक वेट करना है, इसीलिए until का यहाँ पे यूज होगा। और ऐसी जो भी सिचुएशंस आपको मिलेंगी तो वहां पे आप until का यूज करेंगे। अब आते हैं beside पर। To denote at और by the side या फिर next to, यानी कोई चीज किसी चीज के डायरेक्टली बराबर में है या साइड पर है, वो चीज दिखाने के लिए आप beside का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, I live beside the stream, यानी मैं स्ट्रीम के बराबर में रहता हूं या साइड पे रहता हूं। तो साइड पे या नेक्स्ट टू दिखाने के लिए beside वर्ड का यूज होगा एज अ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, he asked me to sit beside him, उसने मुझसे अपने बराबर में बैठने के लिए कहा। अगेन नेक्स्ट टू दिखाया जा रहा है, ये डिपिक्ट करना है। ऐसे भी कह सकते थे इस बात को, he asked me to sit next to him। तो यहाँ next to ना यूज करके beside का इस्तेमाल किया गया, जबकि सेंस वही है, इसलिए beside एज अ प्रीपोजिशन यहाँ यूज होगा। अब हम आते हैं besides पर। इन दोनों ही वर्ड्स में सिर्फ एक s का डिफरेंस है, लेकिन इनके मीनिंग बहुत अलग अलग हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा अटेंशन पे करिए कि क्या यूज में डिफरेंस होता है। besides है ये, और अभी हमने beside पढ़ा था। To denote except in addition to, जब हम एक्सेप्शन बता रहे होंगे कि सब चीजों को छोड़कर बस ये चीज, या सब इंसानों को छोड़कर बस ये इंसान, किसी कंडीशन में जहां पे एक्सेप्शन या एक्सेप्ट दिखाना होगा तब। इन एडिशन टू, या फिर ये दिखाना होगा इसके साथ साथ ये भी, इसके साथ साथ ये इंसान भी, या इसके साथ साथ ये चीज भी। एडिशन बता रहे हैं, इन एडिशन टू। एग्जाम्पल देखिए तो बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, नो वन कोऑपरेट विद मी बिसाइड्स यू, यानी कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता तुम्हारे अलावा, यानी एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा। एक्सेप्शन बताया जा रहा है कि तुम्हारे अलावा कोई और कोऑपरेट नहीं करता, तो वो एक्सेप्ट वर्ड ना यूज करते हुए बिसाइड्स यूज किया है एज अ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन बताने के लिए बिसाइड्स इज यूज्ड। Besides being fined, he was imprisoned by the judge, यानी के फाइन होने के साथ साथ और क्या हुआ उसके साथ, imprisoned हो गया, वो जेल भी गया, जो कि जज ने ऑर्डर किया था। तो फाइन भी हुआ, besides being fined, फाइन तो हुआ ही, और उसके साथ साथ या in addition to, उसके साथ साथ और क्या हुआ, वो imprisoned भी हो गया, जेल भी गया। तो यहाँ इन एडिशन टू डिपिक्ट किया गया है, यानी जेल गया और फाइन हुआ, दो चीजें हुई। तो बिसाइड्स बीइंग फाइन, इन एडिशन टू बीइंग फाइन, ही वाज इम्प्रिजन्ड आल्सो। ये सेंस है इस सेंटेंस का, इसलिए इन एडिशन टू की जगह यहाँ बिसाइड्स यूज हुआ है कि उसके साथ दो चीजें हुई। एक तो फाइन हुआ और फाइन होने के साथ साथ और क्या हुआ, उसको जेल भी जाना पड़ा। तो यहाँ पे ये सेंस है बिसाइड्स का, इन एडिशन टू। तो देखा आपने दोनों में डिफरेंस समझा कि बिसाइड यूज होता है जब आप कोई चीज किसी के बराबर में बताएंगे, या आप कहीं बराबर में रहते हैं या किसी के बराबर में बैठे हैं, तो वहां होगा बिसाइड यूज। और बिसाइड्स का यूज होगा एक्सेप्शन जब आप बता रहे होंगे, यानी उसके अलावा, और एडिशन टू, उसके साथ साथ। तो ये हुआ इन दोनों में डिफरेंस। अब आते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस पे। तो क्या होती हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस? फ्रेजल प्रीपोजिशंस एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनी होंगी, अनलाइक द सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन जो सिर्फ एक वर्ड्स की होती हैं। इसमें 2-3 इस तरह के वर्ड्स होंगे, और ये फ्रेजेस होते हैं बेसिकली, इसलिए फ्रेजल प्रीपोजिशन कहा जाता है। यानी कि ये कुछ सेंस दे रहे होंगे जैसे कि सेंटेंस की तरह, लेकिन सेंटेंस में कंप्लीट सेंस आती है, इसमें कुछ सेंस आती है, इसलिए इनको फ्रेजेस कहा जाता है, या कंप्लीट नहीं होते।
बट दे गिव सम सेंस, तो इसलिए ये होती हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब फ्रेजल प्रीपोजिशन से एक बेनिफिट आपको ये है कि अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो एग्जाम में जब भी आप कहीं अकॉर्डिंग लिखा हुआ देखेंगे और उसके आगे ब्लैंक होगा तो आप पुट करेंगे टू। ऐसे ही अगर आप अलोंग लिखा हुआ देखेंगे और उसके आगे ब्लैंक होगा तो आप पुट करेंगे विथ। तो ये कभी चेंज नहीं होंगी, ये यही फॉर्म में रहेंगी। तो आपको इनको अच्छी तरीके से मेमोराइज करना है और ये आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगा मार्क्स गेन करने में अगर फ्रेजल प्रीपोजिशंस आती हैं तो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है अवे फ्रॉम। तो जब भी अवे आएगा तो उसके आगे अगर ब्लैंक होगा तो आप फ्रॉम पुट करेंगे, अवे फ्रॉम। बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ब्लैंक होगा, ऑफ पुट करना है। फॉर द सेक ऑफ, इन एडिशन टू। तो अगर आप इस तरीके से इनको याद कर लेंगे तो पूरा फ्रेज आपको याद हो जाएगा। जैसे ही ब्लैंक आएगा आप बिल्कुल ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही फिल कर पाएंगे ब्लैंक को। इन केस ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। और ये सारी फ्रेजेस आपने कभी ना कभी टेक्स्ट में पढ़ी होंगी, लोगों को बोलते हुए सुना होगा या आपने खुद भी बोली होंगी। तो ये सारी फ्रेजेस आपको ऑलरेडी याद होंगी, इन पे आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको मेमोराइज हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप बिना किसी एफर्ट के आराम से टिक कर पाएंगे जब भी फ्रेजल प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस का पार्ट होंगी तो। इन केस ऑफ, फॉन्ड ऑफ। जब भी कहीं पे फॉन्ड लिखा होगा या कोई चीज़ आपको पसंद है, लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, फॉन्ड लिखा होगा, ब्लैंक दिया होगा, आगे ऑफ आएगा। इन ऑर्डर टू, तो जब भी कहीं पे इन ऑर्डर लिखा हुआ होगा आगे ब्लैंक होगा, आप टू पुट करेंगे। जैसे कि इन ऑर्डर टू गेन गुड मार्क्स आई हैव टू वर्क हार्ड, तो इन ऑर्डर टू। इन प्लेस ऑफ, यानी जब किसी चीज़ की जगह पे कुछ और रखा जाता है तो ये फ्रेज यूज होता है सेंटेंस में। तो जब भी किसी सेंटेंस में इन प्लेस आ रहा है, आगे ब्लैंक होगा अगर, तो आपको ऑफ ही लगाना है। विद रेफरेंस टू, जब भी कहीं पे विद रेफरेंस लिखा होगा आगे हमेशा आप टू पुट करेंगे। इंस्टेड लिखा होगा आगे हमेशा ऑफ आएगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें मेमोराइज कर लेंगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो हमारा प्रीपोजिशन पार्ट यहाँ पे एंड होता है। हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स और फ्रेजल प्रीपोजिशंस कवर कर ली हैं और ये आपके एग्जामिनेशन को कवर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। अब आते हैं लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर लेक्चर जो कि है अ वर्ड फॉर अ सेंटेंस। हम अपने लेक्चर के लास्ट में हमेशा वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं या ऐसे वर्ड्स डिस्कस करते हैं जो कि सेंटेंस की जगह पर यूज हो सकते हैं। तो आज का जो पहला सेंटेंस है वो है वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से या इंसानियत से नफरत करता है, उस इंसान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिज़ेंथ्रोप, मिज़ेंथ्रोप। नेक्स्ट देखिए, वन हु लव्स एंड वर्क्स फॉर हिज फेलो मैन, यानी कि जो इंसान अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है उस इंसान को बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। जो अपने कंट्री की भलाई के लिए, अपनी स्टेट की भलाई के लिए या सोसाइटी की भलाई के लिए काम करे वो होगा फिलांथ्रोपिस्ट। थर्ड देखिए, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ऐसे लोग जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं उनको बोलते हैं कैनिबल, कैनिबल। वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, जो लोग बहुत अच्छी पब्लिक स्पीच डिलीवर करते हैं, बहुत अच्छे से अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली यूजिंग गुड वर्ड्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ओरेटर, जो लोग बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं। फाइनल सेंटेंस है वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेब्ट, यानी कोई अगर किसी का उधार नहीं वापस कर पाता तो उस इंसान को हम कहेंगे इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। And again, I would like to say that please keep on practicing. You still have a lot of time, so please practice daily.
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share it with your friends, and don't forget to subscribe the channel, and I will see you in the next lecture. Thank you.